नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन CU/CET 2021 एमएससी एंट्रेंस का पेपर जो हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। उसमें अपन कंप्लीट ग्रुप थ्योरी सोल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है उसमें कुछ काउंटर एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी अपने को, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये रिजल्ट तो आपको एटलीस्ट ध्यान होना चाहिए। CU/CET जो कि अभी CUET बन चुका है, उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो एनटीए CU/CET के एग्जाम कराता है उसमें पूछता है। और ये जो क्वेश्चन हैं, आप जैसे बार-बार बोलते हो कि प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो प्रैक्टिस के लिए मैं से बोलूँ, जितने भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं पहले की, जैसे वो भले बीएचयू का हो, डीयू का हो, CU/CET हो या एचयू, जेएनयू जैसे भी हो चुके हैं, उन सभी के आप जामिया का भी कर सकते हैं। सभी के पेपर सॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ग्रुप थ्योरी के आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, पेपर का लेवल कैसा है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीवाईक्यू सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। और ग्रुप थ्योरी के लिए तो मैं आपको, जैसे इसमें इस वाले पार्ट में अपन सोल्व करेंगे तो वहाँ पे सब ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी है, ग्रुप मॉर्फिज्म है और साइलोथ्योरम का भी यूज होता है। तो जैसे मैंने 15 वीडियो लेक्चर डाल रखे हैं ग्रुप थ्योरी के, तो उसमें साइलोथ्योरम है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखी है। तो आपकी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वो 15 वीडियो। और अगर आप ये पीवाईक्यू कर लेते हैं तो आपका, मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो ग्रुप थ्योरी का बच सकता है। 95% प्लस क्वेश्चन आप ग्रुप थ्योरी के सोल्व कर देंगे। कोई एक या दो क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कुछ अलग रिजल्ट लग रहा हो जो किसी से भी नहीं होगा, तो वो अगर नहीं भी करेंगे तो उसके लिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप 90% क्वेश्चन है वो इजीली कर पाएंगे, और 90% के सब्जेक्ट में आप कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा है। तो ग्रुप थ्योरी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। और ये बाकी जो इसमें क्वेश्चन, टोटल अपन 5 क्वेश्चन करेंगे जो साइलोथ्योरम पे है, ग्रुप मॉर्फिज्म के और उसकी कुछ प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इन 5 में से आप ये देखेंगे कि CU/CET का जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन तो अपने यहाँ पे टेस्ट सीरीज में था, उसमें से सेम टू सेम ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन आ गया था, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं था। तो 5 में से एक क्वेश्चन सेम जो अपने टेस्ट में लिया था वो आ गया था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी प्रकार का डिस्कशन करना है, तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential mathematics 2531 अगर सर्च करते हैं तो आप इसके डिस्कशन ग्रुप में पहुंच जाएंगे। वहाँ पर अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो आप देखें। और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करें। अपन 1 बाय 1 करके यहाँ पे जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो भी देखेंगे, और कुछ रिजल्ट्स होंगे जो आपको पता होने चाहिए वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप डज ए नॉन अबिलियन ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 21 हैव अदर देन आइडेंटिटी सब ग्रुप ई एंड जी। यानी कि आपको ऑर्डर ऑफ जी दे रखा है, वो 21 दे रखा है, जी कैसा दे रखा है, नॉन अबिलियन दे रखा है, और पूछा गया है कि इसके पास कितने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे जो आइडेंटिटी और जी के अलावा होंगे। तो अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, अपन ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ पे अपन बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि अपन इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट रिजल्ट बेस से ही सोल्व कर देंगे। नॉर्मल सब ग्रुप जैसे अपन बोलते हैं कि एच सब ग्रुप है तो अक्स एच अक्स इनवर्स है वो एच के अंदर जाना चाहिए फॉर ऑल अक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, तब अपन एच को क्या बोलते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी का अपन यूज नहीं करने वाले। अपन बेसिक जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जो बेसिक रिजल्ट्स होते हैं उन्हीं का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन दे रखा है 0, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आप ये देखें क्यों नहीं हो सकता, कोई लॉजिक होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक सिंपल ग्रुप होता है, सिंपल ग्रुप। कोई ग्रुप जी को सिंपल तब बोलते हैं देन जी हैज नो नॉर्मल सब ग्रुप, जी हैज नो नॉर्मल सब ग्रुप अदर देन आइडेंटिटी एंड जी, जी हैज नो नॉर्मल सब ग्रुप अदर देन आइडेंटिटी एंड जी, आइडेंटिटी ई एंड जी। यानी कि जी हैज नो नॉर्मल, जी के पास कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए जो आइडेंटिटी और जी के अलावा हो। तो इस प्रकार ग्रुप को अपन सिंपल बोलते हैं। और एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ऑर्डर ऑफ जी अगर लेस देन 60 हो और जी कैसा हो, नॉन अबिलियन हो, तो जी कभी भी सिंपल नहीं हो सकता, जी इज नॉट सिंपल। तो उस केस में जी कभी भी सिंपल नहीं हो सकता। जब जी सिंपल नहीं हो सकता और अगर आप इसका 0 बोल देते हैं यानी इसके पास कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो जी सिंपल बन जाएगा। इसका मतलब 0 तो ऑप्शन इसका आंसर हो नहीं सकता। तो यहाँ पे एक चीज देखें कि ऑर्डर ऑफ जी है वो पी क्यू टाइप का है। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू किस प्रकार का है, पी क्यू टाइप का, यानी कि 3 इंटू 7 है और पी लेस देन क्यू भी है, और 3 डिवाइड भी कर रहा है 7 माइनस 1 को, यानी कि पी डिवाइड कर रहा है क्यू माइनस 1 को। तो इस प्रकार का कुछ रिजल्ट्स होता है जो कि मैं आपको ऑलरेडी उन 15 वीडियो में बता चुका हूँ, और यहाँ पे भी अपन देख लेंगे। तो एक चीज तो ये पता लगी, इसका 0 आंसर नहीं हो सकता। ये 0 क्यों नहीं हो सकता, अपन डायरेक्ट सोल्व करके भी आंसर निकालेंगे। पर मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ये जो सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ताकि आपके आगे कोई काम आए, आपको हेल्प करे ये। तो जैसे अपन आगे बात करते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ जी अगर पी क्यू होता है, पी लेस देन क्यू होता है, और पी डिवाइड कर रहा होता है क्यू माइनस 1 को, तो यहाँ पे अपना कितना है, 3 इंटू 7 ही है, 3 लेस देन 7 है, और 3 डिवाइड कर रहा है 7 माइनस 1 को। तो इस केस में जी के पास दो पॉसिबिलिटी होती है कि जी या तो जेड पी क्यू का आइसोमॉर्फिक हो जाए, या जी के पास, इस केस में जी कैसा बनता है, आबिलियन भी बन जाता है, जेड पी क्यू टाइप का होता है तो वो, और साइक्लिक भी हो जाता है, क्योंकि जेड एन क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो इस केस में तो आबिलियन और साइक्लिक दोनों हो जाता है, पर अपने को ऑलरेडी दे रखा है जी नॉन आबिलियन है। और एक जी के पास ऐसा केस होता है, और इस केस में जी कैसा होता है, नॉन आबिलियन होता है, और अपने को ऑलरेडी बोला हुआ है कि जी नॉन आबिलियन। ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी, इसके बिना भी आपको पता लग गया कि ग्रुप क्वेश्चन में अपन को दे रखा है जी कैसा है, नॉन आबिलियन ग्रुप है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, एक्स की पावर आई, वाई की पावर जे, एक्स की पावर पी, वाई की पावर, यानी कि एक का ऑर्डर पी होगा, एक का ऑर्डर क्यू होगा। ये तो जी का स्ट्रक्चर होगा, और जी कैसा होगा, नॉन आबिलियन होगा।
पर इस नॉन आर्बिजन ग्रुप की दो खासियत होती हैं। वो खासियत क्या होती है कि अगर ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू है और जी कैसा है नॉन आर्बिजन, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड हो गया कि ये वाला केस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला केस है, क्योंकि नॉन आर्बिजन बोल दिया। जैसे नॉन आर्बिजन बोल दिया, ऑर्डर ऑफ जी अगर पी क्यू होता है नॉन आर्बिजन केस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कई बार अपन ये स्ट्रक्चर बना भी नहीं पाते हैं, नॉन आर्बिजन से ही बात करनी पड़ती है। तो ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू और जी नॉन आर्बिजन होता है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर क्यू, तो इस जी के पास क्यू ऑर्डर के एलिमेंट है वो 5 क्यू होंगे, यानी कि क्यू माइनस 1 एलिमेंट होंगे, जिनका ऑर्डर कितना होगा, क्यू होगा। क्यू ऑर्डर के क्यू माइनस 1 एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी कितने होंगे, क्यू इंटू पी माइनस 1 होंगे। पी ऑर्डर के कितने होंगे, पी माइनस 1, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्यू से, और क्यू ऑर्डर के कितने होंगे, क्यू माइनस 1, और जहाँ पे पी लेस देन क्यू, ये ध्यान रखना कि पी किसको चूज करना है और किसको चूज करना है, दोनों क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं। जीसीडी पी और क्यू का क्या होता है, 1 होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर क्यू कितने, क्यू माइनस 1, पी ऑर्डर के क्यू इंटू पी माइनस 1। ये तो किसकी बात होगी, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर की। अब इन्हीं से अपन क्या बनाते हैं, सब ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू इक्वल टू 1, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी इक्वल टू क्यू, यानी कि क्यू ऑर्डर का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब ग्रुप होगा, और पी ऑर्डर के कितने होंगे, क्यू होंगे। तो यहाँ से अपन को ऐसे पता चल गया कि जो 3 इंटू 7 टाइप का है, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 ऑर्डर का एक सब ग्रुप आएगा। यानी कि जो जी है उसके पास एक तो आइडेंटिटी सब ग्रुप होगा, 3 ऑर्डर के होंगे और 7 ऑर्डर के होंगे, और जी खुद होगा। 7 ऑर्डर वाला तो एक होगा, 3 ऑर्डर वाले 7 होंगे, ये 1 होता है, ये 1 होता है। तो टोटल इसके पास सब ग्रुप हो गए, ये कितने, 10 सब ग्रुप हो जाएंगे जी के पास। पर अपने को पूछा कि नॉर्मल कौन से होंगे, तो अब नॉर्मल के लिए अपन एक चीज यूज करते हैं। अब अपन एक प्रॉपर्टी ऐसे पढ़ते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप कौन से होते हैं, कि अब एक साइलो सब ग्रुप आता है। साइलो सब ग्रुप या साइलोथोरम से अपन ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी ग्रुप का पी की पावर एन है, वो अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करे और पी की पावर एन प्लस 1 ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करे, तो जो पी ऑर्डर वाला जो सब ग्रुप होता है उसको अपन साइलो सब ग्रुप बोलते हैं, और उसका ऑर्डर क्या होता है, पी की पावर एन होता है। इसको अपन पी साइलो सब ग्रुप बोलते हैं, पी साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन, ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन। इसको अपन क्या बोलते हैं, साइलो सब ग्रुप। ये मैंने डिटेल में साइलोथोरम वाले वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से बता रखा है। तो अगर पी की पावर एन तो डिवाइड करे, बट पी की पावर एन प्लस 1 डिवाइड नहीं करे, तो उसको अब देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी कितना है, पी क्यू है। तो आप देखेंगे कि पी की पावर 1 तो डिवाइड कर रही है पी क्यू को, क्यू की पावर 1 तो डिवाइड कर रही है पी क्यू को, पर इनकी पावर 1 प्लस 1 यानी कि एक अधिक करने पर डिवाइड नहीं कर रही। इसका मतलब जो क्यू ऑर्डर का सब ग्रुप है वो कैसा होगा, इसका पास क्यू साइलो सब ग्रुप हो जाएगा ऑर्डर क्यू। यानी कि ऐसे बोल सकता हूँ मैं, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू इज क्यू साइलो सब ग्रुप, इज क्यू साइलो सब ग्रुप। ठीक है, अब अपन एक रिजल्ट और जानते हैं। एक रिजल्ट अपन ये जानते हैं कि साइलो सब ग्रुप नॉर्मल होता है, कोई भी साइलो सब ग्रुप वो नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली पी साइलो सब ग्रुप इज यूनिक। अगर वो यूनिक है तो वो नॉर्मल होगा, अगर वो नॉर्मल है तो यूनिक होगा। अब यहाँ पे देखो अपन क्या बोल रहे हैं कि जो सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्यू है वो कैसा है, क्यू साइलो सब ग्रुप है, और क्यू साइलो सब ग्रुप है यानी कि ऑर्डर सब ग्रुप क्यू के कितने अपने को, साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू इज क्यू साइलो सब ग्रुप, और क्यू ऑर्डर के कितने ग्रुप अपने पास, एक है, यानी कि यूनिक है। यूनिक है तो उसको क्या होना पड़ेगा, नॉर्मल होना पड़ेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो 7 ऑर्डर का सब ग्रुप है, यानी कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 इज क्यू साइलो सब ग्रुप विच इज यूनिक, क्यू साइलो सब ग्रुप विच इज यूनिक, क्योंकि एक ही है, विच इज यूनिक हैंस नॉर्मल। तो वो 7 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। ये रिजल्ट मैं आपको ऑलरेडी साइलो के सब ग्रुप वाले जो क्लास है उसमें करा रखा हूँ, पर मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे, अच्छे से समझ आ जाए। तो जो क्यू ऑर्डर का सब ग्रुप है यूनिक है, यूनिक इस वजह से नॉर्मल। अब कोई ऐसे बोलेगा कि जो 7 ऑर्डर 3 ऑर्डर वाले सब ग्रुप वो भी तो साइलो सब ग्रुप है, बिल्कुल साइलो सब ग्रुप है वो। 3 ऑर्डर वाले साइलो सब ग्रुप तो है, पर आपको पता चलेगा कि 3 ऑर्डर वाले कितने हैं, 7 हैं, क्योंकि देखो क्यू ऑर्डर का 1 है, पी ऑर्डर का क्यू है। तो इसका मतलब जो 7 ऑर्डर के वो तो कितने नंबर में, 7 ऑर्डर वाले तो एक है, और 3 ऑर्डर वाले कितने हैं, 7 है। तो 7 तो यूनिक नहीं हुआ ना, तो यूनिक नहीं, इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं हुआ। इसका मतलब क्योंकि ये तो इफ एंड ओनली रिजल्ट है, अगर वो नॉर्मल होगा तो उसको यूनिक होना पड़ेगा, और यूनिक होगा तो वो नॉर्मल होगा। तो 7 ऑर्डर का ही क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है, तो इसका मतलब 7 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। इसका मतलब जो ग्रुप गिवन है अपने को उसके पास एक और सब ग्रुप ऐसा होगा जो नॉर्मल होगा, और उसका ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर उसका 7 होता है। तो हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप, अब देखो यहाँ पे हाउ मेनी ग्रुप पूछे हैं, कहीं ऐसा मत कर देना 7, इसका आंसर आएगा 4th, एक ही होगा, और उसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 7 होगा। तो इसका आंसर 4th वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक सब ग्रुप ऐसा होगा जो कैसा होगा, नॉर्मल होगा, और वो आइडेंटिटी और जी के अलावा होगा। यानी अपन ने जो पूरा ग्रुप जीएस का स्ट्रक्चर देख लिया, जो भी अपना जी दे रखा था उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, जी के पास एक आइडेंटिटी होगा, एक जी खुद होगा, 3 ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे और 7 ऑर्डर के होंगे, 3 वाले तो 7 होंगे और 7 वाला एक होगा, और ये वाला ग्रुप होगा ना, ये कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो
तो आई होप आपको इस पूरे क्वेश्चन का जो एनालिसिस था, तो अपने चारों तरफ से देख लिया कि कैसे-कैसे इसके लिए पॉसिबिलिटी थी, सारे रिजल्ट देख लिए, वो आपको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ जाना चाहिए और इसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आप जरूर नोट डाउन करें, तो फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पेपर में यही था, एक क्वेश्चन और है वो भी अच्छा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z48। अपन एक रिजल्ट पढ़ा है कि जो सब ग्रुप ऑफ Zn क्या होते हैं, टो एन होते हैं। और टू एन के लिए अपन क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जितनी पावर होती है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको अपन 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ये जो भी पावर आती है इसमें एक और ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 4 + 1 इंटू 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Zn इक्वल टू टो एन होता है, इसको अपन टो एन बोलते हैं, यानी कि डिवीजर ऑफ एन। जितने डिवीजर होंगे एन के उतने इसके पास क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे, तो इसके पास 10 सब ग्रुप हो जाएंगे। तो आप वो देख भी सकते हैं कि 48 के डिवीजर क्या क्या हो सकते हैं। 48 के डिवीजर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। और 48 में किसका भाग जाता है, देख लो, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, 48 खुद हो सकता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही किसके क्या 48 8 डिवीजर है, तो यानी कि मैं कैसे हो सकता हूँ, उसके सब ग्रुप कैसे हो जाएंगे, Z2 Z4 Z6 Z8 Z12 Z16 Z24 और Z48। ये इसके क्या होंगे, सारे सब ग्रुप होंगे। तो अपन हर केस में चेक नहीं करेंगे कौन कौन से होंगे, पर अपन ये देख सकते हैं कि जो टो एन होता है, यानी कि डिवीजर ऑफ एन, वही क्या हो जाएंगे, इसके सब ग्रुप हो जाएंगे। तो 48 के डिवीजर 10 होते हैं, तो इसके सब ग्रुप कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता चल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि G be a group of order 121, then G is non-abelian, center of G has 121 element, G is cyclic, none of these। अब ये क्वेश्चन भी मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत करा चुका हूँ, ये सेम एग्जांपल भी अपने डिस्कस करा है, और जो पहले वाला क्वेश्चन था सबसे पहले वाला वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि 21 ऑर्डर वाले ग्रुप के पास कितने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, कितने। जो पहला क्वेश्चन था वो अपन ने टेस्ट में भी दिया था और मैंने क्लास में भी आपको बताया था। अब ये देखो, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू अगर p² होता है, तो G के पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं, G इज आइसोमॉर्फिक टू Zp² और G इज आइसोमॉर्फिक टू Zp क्रॉस Zp। इस केस में तो G कैसा हो जाता है, साइक्लिक भी हो जाता है और आबिजन भी हो जाता है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ आबिजन होता है, साइक्लिक नहीं होता। अब यहाँ पे आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो अपन जनरल केस लेके चलेंगे। दोनों केस में आप देखेंगे ग्रुप कैसा है, आबिलियन है, ठीक है, आबिलियन है। और कोई ग्रुप G अगर आबिलियन हो, G इज आबिलियन इफ एंड ओनली इफ ZG, यानी कि सेंटर ऑफ G क्या हो जाता है, पूरा G आ जाता है। अगर G आबिजन है तो उसके सेंटर में G पूरा आ जाता है, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं, सेंटर में वही एलिमेंट आते हैं जो ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, और G आबिजन होता है तो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, इसका मतलब पूरे का पूरा G आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ G में क्या आ जाएगा, G का G आ जाएगा। इसका मतलब अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर p² टाइप का है तो वो आबिजन हर केस में होगा, और कोई ग्रुप अगर आबिजन होता है तो उसके सेंटर में ग्रुप का जितना ऑर्डर होता है उतने एलिमेंट आ जाते हैं, विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G। मैं से बोल सकता हूँ कि इसका ऑर्डर निकालूंगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G, यानी जितना ग्रुप का ऑर्डर होता है उतना इसका सेंटर का ऑर्डर हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ G हैज ऑर्डर 121, ये वाली बात करेक्ट होगी। G इज नॉन आबिजन, तो नॉन आबिजन तो होता नहीं, दोनों केस में क्या हो जाता है, आबिजन हो जाता है। साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, Zp² होता तब साइक्लिक होता, तो इसका मतलब नॉन ऑफ दिस वाला भी गया, ये भी गया, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, सेंटर ऑफ G हैज ऑर्डर 121। ये 121 क्यों आया, क्योंकि G आबिजन बन रहा है, और कोई ग्रुप अगर आबिजन होता है तो उसका हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, इस वजह से क्या हो जाएगा, सेंटर में जितने ग्रुप में एलिमेंट है उतने सेंटर में आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z5 टू Z7। ये बड़ा सिंपल सा ग्रुप क्वेश्चन है कि Zn से Zm पे अगर आपको पूछे तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू होती है नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म विच इज इक्वल्स टू GCD ऑफ M एंड N। GCD ऑफ M एंड N, अगर N से M पे जा रहा है तो GCD ऑफ M N, तो GCD ऑफ 5 एंड 7 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो Z5 से Z7 पे सिर्फ एक अपन आइडेंटिटी या जो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म वही डिफाइन कर सकते हैं, बाकी कोई भी होमोमॉर्फिज्म डिफाइन नहीं कर सकते। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z5 टू Z7 इज 1। आप ऐसे L से मत ले लेना, ये देखो 35 इसीलिए दे रखा है कि 5 × 7 आप करके 35 कर दो जल्दबाजी में, तो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। तो GCD 5 और 7 का क्या हो जाता है 1, तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। तो आई होप आप ये 4 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लाग्रांज थ्योरम पे बेस्ड है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि लेट G बी ए फाइनाइट आबिलियन ग्रुप, कीप इन माइंड यहाँ पे आपको आबिलियन दे दिया है, G बी ए फाइनाइट है और आबिलियन ग्रुप है, ऑफ ऑर्डर एन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन बोलता है इफ D डिवाइड्स एन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इन G, यानी कि अगर D है वो n को डिवाइड कर रहा है तो G के पास D ऑर्डर का एलिमेंट होगा। दूसरा बोलता है इफ D डिवाइड्स एन देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर D, अगर n D डिवाइड कर रहा है n को तो G के पास एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर D का। थर्ड बोलता है इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक देन G इज साइक्लिक नन ऑफ दिस।
पहले तो थर्ड वाले का काम करते हैं कि अगर हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होता है तो जी का साइक्लिक होना कोई ज़रूरी नहीं है। पर यहाँ पे ध्यान रखना आप, जो मैंने आपको फैक्टर ग्रुप क्यू बाई जेड करा रखा है वो तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और आप ग्रुप यूनिटी वाला भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं ले सकते, यहाँ पे फाइनाइट ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे K4 अपन जानते हैं क्लाइन ग्रुप क्या होता है कि ई आता है, ए आता है, बी आता है और ए बी आता है। और इसमें देखते हैं इसका ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 2 होता है, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू 2 होता है, और ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2 होता है। और इसका हर प्रॉपर सब ग्रुप, मान लो जैसे मैं H1 बोल देता हूँ आइडेंटिटी, H2 बोलूँगा तो उसमें बोल देता हूँ मैं E और A, H3 बोल देता हूँ उसमें मैं लिख देता हूँ E और B लिख देता हूँ, और H4 लिख देता हूँ उसमें मैं क्या लिख देता हूँ E और AB। तो आप ये देखेंगे कि इसके जितने भी सब ग्रुप हैं उन सब का ऑर्डर ऑफ HI इक्वल्स टू क्या है, 2 दे रखा है। और कोई भी सब ग्रुप या ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 होता है वो हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है। 3 वाले सारे 4 से छोटे, मतलब ऑर्डर ऑफ जी अगर लेस देन इक्वल टू 4 है तो वो हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है। लेस देन 4 नॉट इक्वल टू में ये वाला ग्रुप आ जाएगा क्लाइन ग्रुप। ये वाला ग्रुप कैसा है, ये आबेलियन है बट नॉट साइक्लिक, आबेलियन बट नॉट साइक्लिक। क्यों नहीं है साइक्लिक, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है, और आपको पता है कोई ग्रुप साइक्लिक होता है तो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रुप के ऑर्डर के बराबर कोई एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर भी, इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, इसका 1, इसका 2, 2, 2, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है तो ये ग्रुप कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता। जबकि इसका हर प्रॉपर सब ग्रुप H1, H2, H3 सारे के सारे कैसे इसके प्रॉपर सब ग्रुप हैं, और इम्प्रॉपर कौन से, K4 खुद और एक आइडेंटिटी, इनको छोड़ने के अलावा हर सब ग्रुप इसका कैसा है, प्रॉपर है, बट सारे के सारे साइक्लिक है, बट जी तो साइक्लिक नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन तो क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, थर्ड तो करेक्ट नहीं हो सकता। अब अपन इसमें एक लांगराज थ्योरम पढ़ते हैं। लांगराज थ्योरम ये बोलती है कि अगर जी फाइनाइट ग्रुप है और एच कोई सब ग्रुप है तो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, पर कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी कि अगर सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, पर अगर कोई एलिमेंट है या कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास उतने ऑर्डर का सब ग्रुप मिले। कन्वर्स नॉट ट्रू का मतलब यही होता है कि जैसे मान लो जी इक्वल टू मैं A4 ले लेता हूँ, सिमेट्रिक ग्रुप का जो अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 है, तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 12 है। आप ये देखेंगे कि 6 है, वो 12 को डिवाइड कर रहे हैं, 6 तो 12 को डिवाइड कर रहे हैं, बट A4 doesn't have subgroup. A4 doesn't have subgroup of order 6. Subgroup of order 6. इसके पास 6 ऑर्डर का सबग्रुप नहीं है, बट यही इसका कन्वर्स ट्रू हो जाता है अगर जी कैसा हो, कन्वर्स ट्रू, कन्वर्स ट्रू। अब इफ जी इज कैसा हो, इफ जी इज आबेलियन और साइक्लिक, जी इज आबेलियन और साइक्लिक, आबेलियन एंड साइक्लिक। आबेलियन और साइक्लिक ग्रुप होता है तो उसमें कन्वर्स भी ट्रू होता है, अगर कोई नंबर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा। ये क्या होता है, कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स होता है लांगराज थ्योरम का। लांगराज थ्योरम तो ये बोलती है कि जी अगर फाइनाइट ग्रुप है और किसी सब ग्रुप का एच कोई सब ग्रुप है जी का, तो ऑर्डर ऑफ एच है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। और कन्वर्स ये हो जाएगा कि अगर कोई नंबर डी है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो डी ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, पर कंडीशन की जी कैसा होना चाहिए, साइक्लिक या आबेलियन होना चाहिए। तो अपने को जो क्वेश्चन में एक जी दे रखा है वो कैसे दे रखा है, फाइनाइट आबेलियन ग्रुप। इसका मतलब कन्वर्स ऑफ लांगराज थ्योरम ट्रू है। अगर कोई डी है, कहने का मतलब अगर कोई डी है वो ऑर्डर ऑफ जी को अगर डिवाइड करता है तो डी ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। इफ डी डिवाइड्स एन देन देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, यानी कि सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। पर अगर जी आबेलियन या फाइनाइट नहीं वो साइक्लिक नहीं होता तो ये बात नहीं बोल सकते थे। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा कि डी डिवाइड्स एन देन देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर डी। ये किस वजह से हुआ, ये फाइनाइट आबेलियन ग्रुप की वजह से हुआ। अब पहला ऑप्शन क्या बोलता है, इफ डी डिवाइड्स एन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन जी। अगर डी डिवाइड कर रहा है तो डी ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। इसको देखो डिस्कार्ड कर सकते हो आप सिंपली। आप ले लो जी इक्वल टू Z2 क्रॉस Z2, जो कि कैसा है, आबेलियन भी है, साइक्लिक भी है, सारे काम है। आबेलियन भी है, साइक्लिक नहीं है, सॉरी साइक्लिक नहीं है, आबेलियन है। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू कितना है, 4 है। आप देखेंगे कि 4 है वो क्या करता है, 4 को डिवाइड करता है, बट जी डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, बट जी डज नॉट हैव any element of order 4, any element of order 4। यानी कि इस ग्रुप के पास कोई भी एलिमेंट नहीं जिसका ऑर्डर 4 हो। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 4 ऑर्डर का होता तो साइक्लिक बन जाता है। इसके पास हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 2 है। आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना है, 1 है। बाकी जो 4 एलिमेंट है, जो 1 0 वाले एलिमेंट है, 0 1 वाले एलिमेंट है और 1 1 वाला है, इन सब का ऑर्डर 2 है। इन सब का ऑर्डर, ये जो बाकी 3 एलिमेंट इनका सबका ऑर्डर कितना है, 2 है। और आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना है, 1 है। तो ये 4 एलिमेंट है इस ग्रुप के पास, इन सबका ऑर्डर 2 2 है। कोई भी एलिमेंट नहीं इसके पास 4 ऑर्डर है, जबकि 4 है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को। ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4 है। ऑर्डर ऑफ जी टू कितना है, 4 है। तो इस 4 को 4 डिवाइड कर रहा है, पर 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि डी डिवाइड्स एन देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन जी। तो ये तो बात Z2 क्रॉस Z2 से गलत हो जाएगी। और ये क्या है, कन्वर्स ऑफ लांगराज थ्योरम, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि जी कैसा दे रखा है आपको, आबेलियन दे रखा है। थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, K4।
कि K4 का हर सब ग्रुप साइक्लिक होता है, पर K4 क्या नहीं होता, साइक्लिक नहीं होता। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पाँचों क्वेश्चन थे, जो ग्रुप थ्योरी के थे, रिजल्ट बेस्ड थे। इसमें आप चाहें तो जो-जो की पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और किसी भी में भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछें। उस वीडियो को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीयू-सीईटी के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। बीएचयू में भी ऐसे आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि सीयू-सीईटी में बीएचयू को और सीयू-सीईटी को पहले से दोनों को मिला दिया है सीयूईटी 2022 के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनिटली पूछे जाएँगे। आपको रिजल्ट पता होने चाहिए। जो भी डाउट्स होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो थैंक यू।